वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, साइंस के एक और पीवाईक्यू के सीरीज़ में आपका स्वागत है। यूपी पीएससी के पिछले 20 सालों के संपूर्ण साइंस के पीवाईक्यू और प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो और फैक्ट्स हैं वो हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो में। लगभग 2000 एमसीक्यू की पूरी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए, 3 लेक्चर हो चुके हैं डिटेल के साथ। आज का सवाल शुरू हो रहा है, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन। ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? ओजोन परत की मोटाई को, तो ओजोन परत की मोटाई को हम किस में मापते हैं? थिकनेस को ओजोन की डॉप्सन में मापते हैं। किस में? डॉप्सन में। और ओजोन कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। कहाँ पे? समताप मंडल में, जिसको हम इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। इसके बाद नीचे दिए गए 3 शब्द हैं, किस नियम से जुड़े हैं ये बताना। 3 वर्ड्स गिवन बिलो आर रिलेटेड टू वन अनदर इन सेम वे। पोटैटो, कैरेट, रेडिश, है ना। यानी दिए हुए विकल्पों में कौन सा शब्द उसी नियम से ऊपर दिए 3 शब्दों से जुड़ा है? आलू, गाजर, मूली, है ना। और यहाँ बैंगन, टमाटर, भिंडी और शलजम। बहुत ही आसान। तो यहाँ देखो, आलू, गाजर, मूली, ये सभी जो है एक तरह से रूट्स हैं, अंदर लगते हैं सब। ऐसे ही ये जो शलजम है, शलजम, टर्निप, ये भी धरती के अंदर लगेगा, है ना। बाकी सब तो पेड़ पौधे हैं ऊपर लगेंगे। तो ये है सेम, है ना। बहुत ही आसान था। इसके बाद अशुष्क बर्फ क्या है? ड्राई आइस क्या होती है भाई? ड्राई आइस क्या होती है? ठोस अमोनिया है, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठोस नाइट्रोजन है। तो ड्राई आइस जो होता है वो क्या होती है? सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2। क्या होती है ड्राई आइस? सॉलिड CO2 जो होती है उसको ड्राई आइस बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। जैसे फ्रियॉन गैस है, ये रेफ्रिजरेशन में यूज होती है, यानी ठंडा करने में, फ्रिज वगैरह। आइडोफॉर्म एंटीसेप्टिक, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोसिव में, और टेफ्लॉन आपकी जिलेटिन में। कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? तो यहाँ पे आप देखेंगे भाई, फ्रियॉन गैस यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेशन में, ठीक है। एंटीसेप्टिक में आइडोफॉर्म, ठीक है। एक्सप्लोसिव में ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। टेफ्लॉन ये हम उसमें यूज़ करते हैं जो नॉन स्टिकी कुकवेयर नहीं होते हैं, इन सब में यूज़ करते हैं ना, याद रखिएगा। फिर है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये किसका मापक है? या इज़ अ मेजर ऑफ, है ना। ये मापक होता है किसका भाई? जल में कार्बन पदार्थ का, जल में उपस्थित रोगाणु का, जल में अकार्बनिक पदार्थ का, जल में उपस्थित ऑक्सीजन का। ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, पैथोजन प्रेजेंट इन वाटर, इनऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, या ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट से भी लिंक कर सकते हो। पहले समझ लो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है क्या। जैसे ही कोई भी वाटर बॉडी है ना, उसमें सनलाइट जाती है, सनलाइट जाती है और तो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है भाई। अब अगर इस पानी में बहुत सारी गंदगी आ जाए, बहुत सारी डस्ट आ जाए, तो जो सनलाइट है वो अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। अब सनलाइट नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन डिमांड कम होती जाएगी, है ना। ऑक्सीजन जो है वो इसमें कम होती जाएगी वाटर में। तो ऑक्सीजन कम कैसे होती है? जब यहाँ पे बहुत सारा जो है कचरा जमा होने लगता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर ज़्यादा है, क्या बोला मैंने? अगर किसी भी वाटर बॉडी की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, यानी वो पल्यूटेड रिवर है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि सन गिरे जा नहीं पा रही है। और BOD बहुत कम है, यानी एकदम साफ पानी है। जैसे यमुना का BOD बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत गंदा है वो, है ना। तो BOD मेजर करता है ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर, है ना, कि पानी में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है तो यानी पानी साफ है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो यानी पानी गंदा है, ठीक है। ये है बेसिकली इसका मतलब। अगला है, मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? येलो कलर ऑफ यूरिन अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो येलो कलर जो होता है या मूत्र का रंग जो पीला होता है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण, ठीक है, याद रखना। और दोस्तों, आपकी UPP से 2026 की शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में चल रहा है। आप इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। देखिए, बिना कोचिंग के तैयारी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है ना, पर उसमें आपको बहुत समय लगेगा, गाइडेंस नहीं मिलेगी, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, पंचवर्षीय योजना बनेगी। वहीं अगर आप एक अच्छी कोचिंग जो आपको लगातार गाइड कर रही है ना, मतलब लगातार इस फील्ड में है, UPP के पूरे नोट्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स आपको कहीं और से पढ़ना नहीं है, करंट अफेयर्स, प्रैक्टिस, टेस्ट, कुछ सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप जानकारी अधिक कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी और ये यूनिट है ना। जैसे प्रेशर है, फोर्स है, टेम्परेचर है, एनर्जी है। अब जैसे दाब है, दाब की यूनिट क्या होती है भाई? पास्कल होती है, दाब की यूनिट पास्कल है। बल यानी फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन है। और तापक्रम की यूनिट की बात करें अगर टेम्परेचर की, तो ये केल्विन हो जाएगी। और एनर्जी की बात करें तो ये जूल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा?
यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन पित्तनाशक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी या एंटासिड। कौन इनमें से एंटासिड नहीं है भाई, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, हिस्टामिन या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो एंटासिड कौन नहीं होगा, आसान है, बता सकते हो आप। सोडियम कार्बोनेट जो है भाई ये एंटासिड नहीं होगा ना, ये तो सोडियम कार्बोनेट बेस में आ जाएगा, है ना। बेस कह रहा हूँ, मतलब ये वॉशिंग सोडा है Na2CO3 ना, सोडियम कार्बोनेट क्या है Na2CO3, ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है ना, वॉशिंग सोडा है। बाकी ये सब जो है बेसिक एलिमेंट्स हैं, एंटासिड के तौर पे काम करेंगे, ठीक है। फिर दूध, चीज़, अंडे, इनमें किन विटामिन के स्रोत होते हैं। मिल्क है, चीज़ है, एग्स आर दी सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, विटामिन बी, सी, ए, सी, डी या ए, डी। तो मिल्क, चीज़ और एग्स में कौन से विटामिन होते हैं, तो इसमें होते हैं आपके विटामिन ए या डी। विटामिन भी बोल सकते हो, विटामिन भी बोल सकते हो, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। प्रतिरक्षी प्रोटीन जो कोशिकाओं की विषाणु संक्रमण से रक्षा करता है। द इम्यून प्रोटीन विच प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। कौन सा इम्यून प्रोटीन है जो प्रोटेक्ट करता है वायरल इन्फेक्शन से। तो इनमें से कौन है भाई, इम्यूनोग्लोबिन और इंटरफेरॉन, एंटीजन या थ्रोम्बिन। तो देखिए प्रतिरक्षी प्रोटीन जो कोशिकाओं की विषाणु संक्रमण से रक्षा करता है वो है आपका इंटरफेरॉन। क्या है, इंटरफेरॉन, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु तेल में संग्रहित नहीं की जा सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट स्टोर्ड इन ऑयल, ठीक है। कौन सा मेटल जो है ऑयल में स्टोर नहीं किया जा सकता है। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। बचपन में पढ़ा होगा यार ये आपने, है ना, स्कूल में। तो ऑब्वियसली सोडियम को जो है ये हम क्या करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट स्टोर्ड इन ऑयल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी एक सेकंड, सोडियम कह रहा हूँ, एक सेकंड भाई, सोडियम को तो ऑयली में रखते हैं, नहीं तो ये बर्न हो जाता है, इतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। आपने वो पढ़ी ना रिएक्टिविटी सीरीज़, केदारनाथ का माली, आलू ज़रा फीके बताते हैं। नहीं, पोटेशियम, सोडियम ये तो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। मैग्नीशियम जो है इसको स्टोर नहीं कर सकते आप ऑयल में, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो सोडियम तो आप ऐसा है हाथ में लोगे तुरंत जल जाएगा, हवा जैसे ही लगेगी रिएक्ट हो जाएगा। वही हल पोटेशियम का है। स्टैटिन जिसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर कम करने हेतु होता उत्पन्न किया जाता है। स्टैटिन्स विच आर यूज टू लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो स्टैटिन जो है जिसका प्रयोग रक्त में क्यों करते हैं, कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करने के लिए। कहाँ से उत्पन्न होता है ये, तो ये उत्पन्न होता है आपके खमीर से या यीस्ट से, ठीक है। स्टैटिन कहाँ से उत्पन्न होता है, खमीर या यीस्ट से। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। निम्नलिखित बहुलकों में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण बहुलक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल मतलब जैसे आपने अर्थ में डाला तो वो क्या हो, पूरा घुल जाए एक तरह से, है ना, ये नहीं कि लंबे समय तक पड़ा रहे, पॉल्यूशन फैलाए। बायोडिग्रेडेबल कौन है पॉलीमर इनमें से, तो इनमें से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आपको मिलेगा नायलॉन 2 एंड नायलॉन 6। कौन है, नायलॉन 2 एंड नायलॉन 6, ठीक है, नायलॉन 2 नायलॉन 6। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, ये आपको बताना है भाई। जैव निम्नीकरण वेस्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन की कमी यूवी किरणों से रक्षा करती है, पारिस्थितिकी तंत्र सौर ऊर्जा और जैव निम्नीकरण पॉलीथीन। यानी कौन सा सही मैच कर रहा है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन अगर डिप्लीट हो जाए तो हमें क्या प्रोटेक्शन मिलेगी यूवी रेस से। इकोसिस्टम सोलर एनर्जी पर डिपेंड है और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है पॉलीथीन। तो कौन सा सही मैच कर रहा है भाई, बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान, बता दोगे आप आराम से। देखो इकोसिस्टम जो हमारा है वो किस पे बेस्ड है भाई, सोलर एनर्जी पे। अगर सोलर एनर्जी नहीं होगी, मेन रूट यही है, तभी तो इकोसिस्टम चलेगा ना भाई। पौधे जब खाना बना पाएंगे तभी तो सबको मिलेगा, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन है भाई, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बहुत सारे होते हैं भाई, है ना, जो पोल्यूशन को ना फैलाएं। पॉलीथीन तो होगा ही नहीं भाई बिल्कुल ही, है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ जाता है। ओजोन डिप्लीशन से हमें क्या मिलता है, प्रोटेक्शन, नहीं हार्मफुल यूवी रेज जो है वो हमें हार्म करेंगी। ओजोन हमें बचाती है यूवी रेज से, अगर ओजोन हट जाएगी तो कहाँ से यूवी रेज से बच पाओगे, तब तो यूवी रेज पूरी अर्थ तक फैल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन से जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। तो मछली है, उभयचर है, स्तनधारी है और कवक है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी किसकी होती है, तो ये होती है आपकी कवक की या फंजी की। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी दुनिया में किसकी है, फंजाई या कवक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या है भाई, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। जलीय पादप संवर्धन यानी एक्वेटिक प्लांट कल्चर, फसली पादपों का संवर्धन यानी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, मृदा रहित पादप संवर्धन यानी सॉइल फ्री कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, और प्लवक जलीय पादपों का संवर्धन यानी ग्रोइंग फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स।
तो हाइड्रोफोनिक्स क्या होंगे भाई? तो हाइड्रोफोनिक्स हो जाएंगे आपके जलीय पादप संवर्धन या एक्वेटिक प्लांट कल्चर। एक्वेटिक प्लांट कल्चर जो पानी में उगते हैं ना, उनको बोलते हैं ना हाइड्रोफोनिक्स। फिर है फल सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है भाई? जो कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन एप्पल फ्रूट। तो फल में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? फल में होता है आपका कौन सा एसिड? मैलिक एसिड। कौन सा? मैलिक एसिड होता है फल, कह रहा हूँ सेब में, ठीक है। एप्पल फ्रूट जो है उसमें आपका मैलिक एसिड होगा। अच्छा, चींटी जो काटती है ना, चींटी डंक मारती है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है ना। जो चींटी है, बिच्छू है, ये सब जो काटती है ना, उसमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। अच्छा, आपके लिए सवाल पूछूं, कार की जो बैटरी है ना, कार की बैटरी, उसमें कौन सा एसिड होता है कार की बैटरी में? ये सवाल पूछा जा चुका है यूपीपीसी से, इसको कमेंट में आप बताइए प्लीज़। और एक और सवाल और, एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया या अम्लराज जिसको बोलते हैं, अम्लराज या एक्वारेजिया, बताइए ये क्या होता है? दोनों को कमेंट में प्लीज़ बताइए। मृग तृष्णा का बनना किसका उदाहरण भाई? जो मिरज फॉर्मेशन होती है। मिरज फॉर्मेशन मतलब ये समझिए, आप रेगिस्तान वगैरह में जाएंगे तो दिखेगा आपको कि पानी पड़ा हुआ, पर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। रेगिस्तान क्या, प्लेन एरिया में भी जहाँ बहुत गर्मी होती है, जैसे हमारे कानपुर वगैरह है, प्लेन एरिया में, हाईवे पे आप कभी बाइक से जाओ, लू जब मई जून चलती है लू, तो आपको दूर दिखेगा यहाँ पानी पड़ा है, पर एक्चुअल में नहीं होता है ना। तो मिराज का इफेक्ट होता है। तो ये होता है किसकी वजह से? ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर है एक ब्लैक बॉडी नहीं करता है क्या भाई? अ ब्लैक बॉडी डज नॉट विकिरण का उत्सर्जन यानी इमिट रेडिएशन, एब्जॉर्ब रेडिएशन, रिफ्रैक्ट या नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका सही? जो एक ब्लैक बॉडी होगी वो विकिरण का उत्सर्जन जो है वो नहीं करेगा, है ना, इमिट नहीं करेगा। वाइट जो है, अगर आप पहनो वाइट, वो इमिट करेगा, मतलब विकिरण का उत्सर्जन करेगा। एब्जॉर्ब करता है, ब्लैक पूरा क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा पूरा। तभी तो कहते हैं ना, धूप में काला मत पहनो भाई, सब एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। गर्मियों में नहीं धूप में काला पहनते, सर्दियों में पहनो भाई, कोई दिक्कत नहीं, सर्दियों में तो धूप चाहिए ही, और एब्जॉर्ब करेगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्या मिनमाता रोग का कारण क्या है भाई? व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मिनमाता डिसीज, है ना। इस पे कन्वेंशन भी हुआ था, मिनमाता कन्वेंशन। तो ये किसकी वजह से हुआ था भाई मिनमाता डिसीज? मर्करी पल्यूटेड वाटर की वजह से ना। मर्करी प्रदूषित जल अगर आप कंज्यूम करते हैं तो मिनमाता डिसीज के कारण बन सकते हैं, ठीक है। फिर है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है भाई? बहुत ही आसान, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। देखिए अभी हम लोग इजी मॉडरेट टफ ऐसे चल रहे हैं ना, पहले इजी क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर मॉडरेट क्वेश्चन देखेंगे और फिर टफ क्वेश्चन देखेंगे ना, ऐसे चलेंगे। व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ प्योर वाटर? तो पीएच लेवल क्या होगा प्योर वाटर का? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्यों? अब आपको अगर पीएच पता हो, 7 जो है ये आपका न्यूट्रल होता है। 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। 7 से कम चलेंगे तो ये एसिडिक हो जाएगा। 7 से कम में क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। 7 से ज़्यादा में क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा, है ना। जितना 7 से ज़्यादा होगा उतना क्षारीय होगा, जितना 7 से कम होगा उतना अम्लीय होगा, और 7 अपना न्यूट्रल हो जाता है। इसके बाद कह रहा है सफ़ेद रोशनी में देखा गया साबुन का जो बुलबुला है रंग दिखता है, मतलब बुलबुला रंग दिखाता है, इसके लिए जिम्मेदार घटना कौन सी भाई? अ सोप बबल सीन अंडर वाइट लाइट शो कलर, द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर। प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग, व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस, विक्षेपण यानी डिस्पर्जन, विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन। तो इसका सही क्या हो जाएगा? तो ये है इंटरफेरेंस के कारण, है ना, इंटरफेरेंस के कारण ये होता है। अब चाहिए इंटरफेरेंस होता क्या है? देखिए इसमें क्या होता है, जब दो या उससे अधिक प्रकाश किरण, दो या उससे अधिक प्रकाश किरणें एक दूसरे पर अतिव्यापी यानी ओवरलैप हो, जैसे एक किरण ये है, एक किरण ये, एक दूसरे पर ओवरलैप होकर एक नई किरण बनाती है, एक नई किरण बनाती है या नई तरंग उत्पन्न करती है ना। और ये जो नई किरण है इसका जो आयाम है यानी एम्पलीट्यूड है, ये इन तरंगों से ज़्यादा या कम हो सकता है, इसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस, है ना। इसको हम लोग देख लेंगे अभी साइंस में। अगला, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? कितने चैम्बर्स होते हैं भाई ह्यूमन जो हार्ट है? 1 2 3 4। बहुत ही आसान है। देखिए ह्यूमन जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 4 चैम्बर। एक तो भैया राइट लेफ्ट, दो दो होते हैं। क्या मतलब? जैसे एक होता है राइट आर्ट्रियम, है ना, एक होता है लेफ्ट आर्ट्रियम, एक होता है राइट वेंट्रिकल, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। तो 4 चैम्बर होते हैं भाई, सिंपल सी चीज़ है। चलो अगला देख लेते हैं। शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ हनी बी फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हनी इज नोन एज। तो शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में किसको जानते हैं भाई? सेरिकल्चर, लैग कल्चर, मॉरिकल्चर या एपीकल्चर। तो ये क्या है आपका? तो ये हो जाएगा आपका एपीकल्चर। ये क्या हो जाएगा? एपीकल्चर। शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में हम जो जानते हैं उसको एपीकल्चर बोलते हैं। और वहीं सेरिकल्चर रेशम की कृषि को कहते हैं, रेशम की खेती जो करता है ना, कल्टीवेशन ऑफ सिल्क, वो उसको बोलते हैं सेरिकल्चर।
मतलब मोरिकल्चर में आप देखेंगे सहतूत की कृषि करते हैं हम लोग, मलबरी प्लांट्स जो होते हैं ना उसको कल्टीवेट करते हैं, मतलब इसमें भी सिल्क वॉर्म आते हैं जो रेशम के कीड़े होते हैं वो, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ इसको डेली फॉलो करिए, आपकी साइंस पूरी प्रिपेयर यहीं से हो जाएगी। इसी में से सवाल आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दें चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम दें। बाकी देखिए अनलिमिटेड गाइडेंस यूट्यूब पे पड़ी हुई है, जितना देखोगे उतना कंफ्यूज होगे। जो कोचिंग में पढ़ा रहा है वो कहेगा कोचिंग हमारी ले लो, जिसको कोचिंग वाले नहीं मुँह लगा रहे हैं ना, जो कहीं कुछ नहीं, वो अपना ही चैनल खोल के कुछ भी ज्ञानबाजी करता है, कोचिंग ना पढ़ो, आप ये ना करो, है ना। आप अपनी स्वतंत्रता से देखो क्या अच्छा है आपके लिए, आपके पास कितना टाइम आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, आपके पास पैसे उतने हैं कि आप गाइडेंस ले सको। नहीं तो भाई आप सोचो पंचवर्षीय योजना आपके पास है तो सालों तक करनी है तो करते रहो भाई, है ना। कोचिंग क्या करेगी, आपको टू द पॉइंट प्री में जितना पढ़ना है वो देगी, मेंस में जितना पढ़ना है वो देगी। बस पढ़ना तो आप ही को है ना, पढ़ना कोचिंग वालों को नहीं, पढ़ना आप ही को पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। हम रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएंगे बेस्ट, लेटेस्ट एंड पैटर्न की, बस पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। बाकी नहीं तो आप रिसर्च R&D करते रहिए, अनलिमिटेड डाटा तो आपके पास है ही और अनलिमिटेड नॉलेज भी पड़ी हुई है यूट्यूब पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।